प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने बिलाखिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दी है। मई के आखिरी हफ्ते में अपने कारकुनों को वो इस्लामाबाद बुलाने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है। उनसे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अदालत के हुक्म पर हल्फ लिया है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ये इंतखाब जो है वो इलेक्शन इसका चीफ मिनिस्टर का ये तो हुआ ही नहीं। जब इंतखाब ही नहीं हुआ तो फिर हल्फ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानते। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब ने आज सुबह उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा था, जो कुछ हफ्ते पहले आया था, उसको मुस्तरद कर दिया और उनको उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। काबीना को भी बहाल कर दिया। उन्होंने पंजाब असम्बली में आज इजलास भी बुला लिया। तो आज सुबह एक वक्त ऐसा था कि जब पंजाब में दो वज़ीर आला थे, एक जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, एक उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, दूसरा हल्फ उठा चुके थे हमजा शहबाज भी, और उनका फिर जब नोटिफिकेशन हुआ साथ ही साथ डी नोटिफाई किया गया उस्मान बुज़दार साहब को। तो अब सूरत हाल ये है कि मामला दोबारा चले गए हैं अदालत के पास। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त इंट्रा कोर्ट अपील गई है कल के फैसले के ख़िलाफ़, और दरख्वास्त की गई है कि ये फैसला गैर कानूनी है, इस पर नज़रसानी की जाए। लेकिन अब इस पर एक लार्जर बेंच बनेगा। फ़ाइल भिजवा दी गई है चीफ जस्टिस के पास। तो देखिए मामला जो है वो अदालतों में क्या रुख इख्तियार करता है और सियासी तौर पर क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि चांद रात से एहतजाज शुरू हो रहा है। सड़कों पर क्या होगा, अदालतों में क्या होगा, आइंदा पिक्चर क्या बनने वाली है, ईद के फ़ौरन बाद क्या सियासी तौर पर होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू के साथ मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, आपको खुशामदीद। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबरा बिल्डैड। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आज इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है मई की के आखिरी हफ्ते में, जो कॉल दी है उन्होंने, जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं, और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये मुल्क की तौहीन है। अभी से सब तैयारी करें। इस्लामाबाद मार्च, जो मेरा ईमान है, एक ऐसा मजमा जमा होगा, एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद में आएगा जो कि ये बताएगा कभी इसके बाद कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर एक करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का जो फैसला होगा वो पाकिस्तान की अवाम करेगी। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब की इस कॉल को? क्या होने जा रहा है इसके नतीजे में, और आप समझते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड होगी? आपने पाकिस्तान में बहुत सियासी एक्टिविटीज़ देखी हैं, बेशुमार आपने एहतजाज, लॉन्ग मार्च, सब चीज़ें देखी हैं। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड होगा आपके ख्याल में? देखिए असद, इससे ज़्यादा कि यहाँ वो कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा कर लेंगे, और हमारे यहाँ कहते हैं कि कहीं अगर 1 लाख लोग जमा हो जाएं तो आप उसे मिलियन मार्च बआसानी कह सकते हैं, क्योंकि 1 लाख लोग कम नहीं होते। ये तो 10 लाख या 20 लाख का कहा जाता है। आखिरी मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहब का देखा था 86 का, गालिबन उसके बाद इतना बड़ा इज्तिमा मैंने नहीं देखा। वो उसके बाद जलसे होते रहे खास साहब के मीनार पाकिस्तान। लेकिन जो बुनियादी बात यह है असद कि पाकिस्तान में ना तो महंगाई की वजह से हुकूमतें जाती हैं, ना करप्शन की वजह से हुकूमतें जाती हैं। हमने PNA की सबसे बड़ी तहरीक देखी थी जो भुट्टो साहब के खिलाफ। आखिर में ये हुआ कि मुज़ाकरात हुए और फिर खैर वो तो एक अलग साजिश थी, ना उससे गए। और फिर मुशर्रफ में आपने देखा कि वकला की तहरीक को किस तरह उसने टर्न लिया। अब हालिया देखें शरीफ जरदारी, कहने मतलब कि इमरान खान साहब को फिर 2016 के धरने का भी तजर्बा है कि बहरहाल उसके जरिए वो हुकूमत नहीं हटा सके, 30-40 दिन बाद थक गए। तो मैं कोई पेशिंगोई नहीं करना चाहता, तब्दील भी हो सकती है। आज सोशल मीडिया है और जनाब स्क्रीनें हैं, लेकिन बात यह है कि आपको भी इल्म है कि पाकिस्तान में हुकूमतों को हटाने में और अवामिल और मुहर्रिकात भी बनते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवामिल भी काम करते हैं। जैसे भुट्टो साहब का भी राज नहीं रहा कि अमेरिका नाराज था और उसने किस तरह निकाला। और अभी एक बार मैं पढ़ रहा था कि जब ब्रिगेडियर नईम ने, जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने राव रशीद को कहा कि जनाब आपको इल्म है कि उन्होंने सवाल किया कि जब अगर आप कहते हैं कि भुट्टो को फौज ने निकाला तो क्या फौज उन्हें वापस लाएगी? इस पे राव रशीद खामोश हो गए। ब्रिगेडियर नईम ये कहना चाह रहे थे कि रोटी पर मक्खन एक तरफ से लग सकता है।
तो ये इसका जुमानी जुमला है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ को देखिए, भारी अक्सरियत थी, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करा दिया, लंदन चले गए। 2000 में भी ऐसा हुआ। तो इमरान खान अगर समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रीट पावर से पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील होती है, मैं नहीं समझता कि वो वाशिंगटन का बहुत अहम किरदार हो या जद्दा का हो जैसे पहले होता था। लेकिन बहरहाल उनका हक है, जितना और पार्टियां चला रही थी, लेकिन इस बारे में इब्हाम है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इस वक्त सड़कों पर अवाम को इतनी बड़ी तादाद में निकाल कर इतना दबाव डाल सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत को अर्ली इलेक्शन पे वो मजबूर कर सकते हैं? देखिए, एक तो वाज़ेह बात है कि मैं अभी भी कहता हूं कि इमरान खान को जब 22 लोग छोड़कर चले गए थे तो उस वक्त उन्हें वो एक लिहाज तहरीक एतमाद थी, उन्हें इक़्तिदार छोड़ देना था और वो सही वक्त था इलेक्शन अनाउंस का। फिर जब ये बेसाखियां एक एक करके उनसे हट रही थी तो उन्हें चाहिए था कि चाहे वो MKM हो, बाप हो, इन्हें इल्म है। और मैंने भी जब एक MNA से बात की तो उसने कहा जी हमें कॉल नहीं आई। तो खास आपके पास तहरीक एतमाद एक लिहाज से कामयाब हो चुकी थी और जैसे कि आपने देखा कि हुआ भी। अब मौजूदा हुकूमत जो है, भाई इनके पास मैंडेट कहाँ है? जो 13 या 14 17 बेसाखियां दी गई हैं या मुनरिफ अरकान हैं, चले इस्लामाबाद में सेटल हो गया। आज शहबाज शरीफ साहब को ये जो 22 अरकान जो मुनरिफ हैं, उनकी बुनियाद पर 197 या 2000 की अक्सरियत हासिल है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि मुनरिफ अरकान 163 कैद नहीं रहते तो फिर किस तरह वज़ीर आला रहेंगे? तो मेरे ख्याल में इनके लिए उस वक्त इमरान खान ने जो गलती की, अगर मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इनकी हुकूमत वही गलती दोहराने जा रही है। इन्हें फ्रेश मैंडेट के लिए जाना चाहिए इलेक्शन में। और ये आज की मैं नहीं कह रहा हूँ, 1988 में जब बेनजीर भुट्टो साहबा ने इक़्तिदार लिया था, अगर आपको याद होगा, उनकी 94 नशिस्तें थी। उन्हें फिर MKM वाले जब 12 बैसाखी लेकर आए तो उनकी गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसमें भी वजीर खारजा इसहाक खान का था, खुद इसहाक खान प्रेसिडेंट थे और बेनजीर ने बाद में कहा कि गलती थी। इमरान खान ने भी गलती मानी कि मुझे 2018 में इस तरह इक़्तिदार नहीं लेना था 52 इलेक्टेबल के जरिए। और ये वाला भी गलती शहबाज शरीफ हो या हमजा वही गलती दोहरा रहे हैं। और तारीख में आपको याद है कि जब कोई गलती दोहराता है तो फिर वो खुद मौजूद नहीं होता, वो एलिमिनेट हो जाता है। जिस तरह बहरहाल पॉलिटिकली इमरान खान इस वक्त तो चले गए। सही है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो आज परवेज़ इलाही साहब ने कही है, अहमद बिलाल साहब, वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो चीफ मिनिस्टर का हुआ था ये मुतनाज़े नहीं है, ये हुआ ही नहीं है। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आपकी राय है, ये हुआ है इलेक्शन या नहीं हुआ। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इस वालिया निशान आज हर पाकिस्तानी की सोच और ज़हन में है। एक जगह पे हम सारी रात हमारे वकला खड़े रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कोई अदालत नहीं खुली। ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा नहीं है, ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। कैंडिडेट तो मैं था, कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा, हमजा शहबाज शरीफ, फिर दूसरे कैंडिडेट के कहने के ऊपर सरिये के सरिया मारा और मैं बेहोश हो गया, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। दुनिया की पार्लियामेंट में इस तरह नहीं हुआ। इलेक्शन हमेशा हाउस के अंदर होता है, विजिटर गैलरी में कोई इलेक्शन नहीं होता। सही है। ये आपने सुना परवेज़ इलाही साहब का बयान। इस पर मेरे साथ राना मशहूद साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी राय भी इस पर लेता हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा अहमद बिलाल साहब आप कह दीजिए, आपके ख्याल में इलेक्शन सही हुआ है, ये इलेक्शन मुतनाज़े है जो चीफ मिनिस्टर का है, या आपके ख्याल में हुआ ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जैसे कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, परवेज़ इलाही साहब और उनके बाकी फैमिली के साथ भी हमारा बहुत एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन हाई कोर्ट के कहने के ऊपर और उनकी इजाज़त के बाद हमने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन पिलडैट और फाफिन ने मिलके चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन को ऑब्जर्व किया था। जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़ आपकी। जी, तो हमने इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया था और हमने ये देखा वहाँ पे, जो उसका बाद भी हमने स्टेटमेंट भी दिया कि वो उस इलेक्शन के जो तमाम कानूनी और दस्तूरी तकाजे थे वो तो पूरे हो गए थे। वो बहुत बुरा सेशन इसलिए था कि इलेक्शन से पहले बहुत मार कुटाई हुई थी, जिसमें बहुत बेज़ाब्तगियाँ हुई थी। डिप्टी स्पीकर साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर बाद में कुछ अनऑथराइज्ड लोग भी आ गए थे। लेकिन जो उसके कानून के अंदर लिखा हुआ तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इलेक्शन हुए थे। ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि वो गैलरी से हुए थे तो इसलिए वो दुरुस्त नहीं है,
स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी कर हाउस सकते। के जिस हिस्से को चाहे वो उस चेंबर का या हाउस का हिस्सा करार दे दे। तो उन्होंने उससे पहले फॉर्मली उस गैलरी को हाउस का हिस्सा है। करार दिया था और उसको खाली करा दिया था। जी सर, इसका अगर मतलब- आप मुझे इजाज़त दें अहमद साहब, बिल्कुल इसमें लेकिन एक दो आर्गूमेंट उनके और भी हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो राना मशहूद साहब से मैं एक राय ले लूँ इस पर, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। राना साहब, एक फ़र्ज़ कीजिए इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त भी थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त नहीं है, तो भी इलेक्शन कमीशन जो है उसने मुनहरिफ अरकान जिन्होंने आपको वोट दिया था उनके मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर वो डी सीट हो जाते हैं 63A के तहत, तो आपके ख्याल में फिर ये इस हुकूमत को चलाना, कंटिन्यू रखना ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? कोई मुतबादिल हिकमत अमली है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अहमद बिलाल साहब को भी सुन रहा था और हम इनसे बड़ी गाइडेंस लेते रहते हैं, और आपको पता है कि उस वक्त उन्होंने असेंबली की जो गैलरीज हैं वो बंद कर दी थी और कोर्ट ऑर्डर पे मीडिया और ये ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर इसीलिए लेकर आया गया था ताकि ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को देखें और इसके बारे में वो बताएं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। जहां तक बात है कि वो जिन अराकीन की आप बात कर रहे हैं, आज तक 63A देखें, इसके ऊपर क्या इसका जो है फौरी तौर पर लगेगी या इसका अगले इलेक्शन के ऊपर जाकर होगा। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो इंटरप्रेट किया गया अदालतों के अंदर भी, उसके अंदर जब आप कोई काम कर लेते हैं उसके बाद फिर उसकी वजूहात देखी जाती हैं। उसके ऊपर जितना जो इलेक्शन कमीशन है उसने कौमी असेंबली के भी मेंबरान को भी और सूबाई असेंबली के भी मेंबरान को बुलाया हुआ है, और वहां पर ये रोबोट्स नहीं है जो पेक्युलर कंडीशंस हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जिस बहस में पड़ गया है वो असल बहस ही भूल गया है कि ये हालात बने क्यों, हमें निकलकर इस्लामाबाद की तरफ ज्यादा क्यों पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन तो महंगाई। राना मशहूद साहब, आप समझते हैं कि अगर महंगाई हो तो फिर ये डिफेक्शन क्लॉज जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती? यानी अगर कोई शख्स अपनी पार्टी से मुनहरिफ होकर पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट कास्ट कर दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो मुखालिफ वोट दे दे, तो फिर ये डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती अगर महंगाई हो तो? देखें यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है वो मनी बिल और पार्टी की जहाँ पर डायरेक्शन इलेक्शन के ऊपर है वहां पर 63A के इम्प्लीमेंटेशन का बाकी कहीं पे भी नहीं है। और सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी लिखा हुआ है उसमें। मैं वोट ऑफ उसी की बात कर रहा हूँ ना, मनी बिल और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जी जी, ये सिर्फ इसीलिए रखा गया कि बाकी जगहों के ऊपर होता क्या रहा कि लोगों को इख्तियार है कि वो असेंबली में किसी बिल के अंदर वो हुकूमत की हमायत कर रहे होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, और जिसको वो मुनासिब समझते हैं उसके अंदर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो उसका इजहार भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस बन गई थी, यहाँ पर देखें 70 साल की IMF के साथ जो कर्जा लिया वो एक तरफ और 3 साल का एक तरफ, और फिर एक डिक्टेटरशिप थी जो वहां पर थी। ये लोग जो आके बातें सुनाते हैं, मैं अलीम खान साहब को अगले दिन सुन रहा था जब वो आए और उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो यहाँ पर तो डिक्टेटरशिप थी, यहाँ पर जो है मेंबर की आवाज सुनी नहीं जाती। तो इन तमाम हकायक की रोशनी में आप राना मशहूद साहब ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स मुनहरिफ हो रहा है या अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट कास्ट कर रहा है तो 63A की जद में वो नहीं आएगा क्योंकि हालात इस किस्म के थे? आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, और ये जब इलेक्शन कमीशन में जाएंगे हर कोई जाकर अपने अपने हालात बयान करेगा, मुल्क के हालात बयान करेगा, और उसकी बुनियाद पर जो फैसला लिया गया, और ये खाली पर्दे। लेकिन सर ये तशरीह जो है वो अभी अब सुप्रीम कोर्ट में भी तो केस लगा हुआ है ना, वहां से भी तशरीह आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा ये अगले इलेक्शन में जाकर इनके ऊपर ये क्लॉज लगती है या अभी लगती है, तो ये तशरीह तो शायद कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगी, फिर उसके बाद तो प्ली नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इनको आइंदा अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी होगी, जो ये लड़ना चाहते भी नहीं। अभी तो वो डी सीट हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, वो डी सीट नहीं? जो आइन और कानून के मुताबिक जितने भी पहले भी जितनी पिटीशन हुई है, जो कुछ हुआ है, उसके अंदर आज तक कोई मेंबर इस बुनियाद पर डी सीट नहीं हुआ है। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जरा इस पर एक तो पहले तो इस पर आप राय अपनी दे दें। आप भी यही समझते हैं कि मौजूदा हालात इस नौयत के थे कि इनमें अगर कोई शख्स अपनी पार्टी से हटकर वोट कास्ट कर देता है तो उसके ऊपर 63A नहीं लगेगी, जैसे कि राना मशहूद साहब कह रहे हैं? देखिए, इस हद तक तो ये बात सही है कि जब कोई शख्स डिफेक्शन के अंदर जो 4 चीजें लिखी हुई हैं उनमें से कोई चीज कमिट कर लेता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिफेक्ट होने की वजह से डी सीट नहीं हो जाता।
उसका एक पूरा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस यही है कि वो पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा स्पीकर की तरफ से, और फिर इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर उसका फैसला करेगा, और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। तो ये तकरीबन 2-1 महीने का प्रोसेस है। लेकिन मेरी राय में, हैविंग सेड दैट, बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये डिफेक्शन की क्लॉज उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिन लोगों ने पीटीआई के मेंबर होते हुए वोट दिया है पीएमएलएन के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को, यानी हमजा नवाज शरीफ साहब को, यानी उनके ऊपर डिफेक्शन की क्लास का इतलाक होता है बज़ाहिर। अब उसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन ये जो आप सवाल पूछ रहे थे ना, ये गेम प्लान बड़ा दिलचस्प है। आप देखें, अगर किसी मौके पे ये इनके पास पूरी असेंबली की मेजॉरिटी कमांड ना भी कर रहे हों तो भी ये हुकूमत में रह सकते हैं, जब तक कि गवर्नर उनको ये ना कहे कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ठीक। अब अगर 10-12 दिन गुजर गए हैं और 13-14-15 दिन के बाद गवर्नर तब्दील हो जाता है, एडवाइस चीफ मिनिस्टर साहब की इफेक्टिव हो जाती है और गवर्नर चेंज हो जाता है, और नेक्स्ट गवर्नर फिर उन्हीं पार्टी का नुमाइंदा होता है, तो वो क्यों कहेगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस शो करें? तो यूं काम चलता रहेगा शायद। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात असूली तौर पे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को इस तरह से चलाना कि वो लोग जो डिफेक्ट साबित हो चुके हों उनके साथ चलाना, वो ज़रा मुनासिब भी नहीं होगा और बेहतर भी नहीं होगा, और इसलिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये माजी में भी ऐसे होता रहा है। मैं आपको बताऊंगा, पीएमएलएन की एक गवर्नमेंट इस तरह चलती रही है, जब पीएमएल क्यू के काफ़ी लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वहाँ बैठे हुए थे, मानिका साहब उसके हेड थे, और वो पूरी टर्म उन्होंने पूरी की थी पीएमएलएन वालों ने। तो ये मुमकिन है कि इस दफ़ा भी ये कर गुजरे। तो ये बिल्कुल यानी ब्लैक एंड व्हाइट में चीज नहीं है, लेकिन कानूनी पोजीशन मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सही है। चलें, इस पर मैं बरेलवी साहब की राय भी लूंगा, लेकिन एक मैं सवाल और रखना चाहता हूं राना मशहूर साहब के सामने। साहब, आज जो हुआ गवर्नर हाउस में, उसमें और उससे ये हल्फ लेने से पहले जो है वो गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया वो रेजिग्नेशन जो दिया हुआ था उस्मान बुज़दार साहब ने, और उनको जो है उनकी कैबिनेट को भी बहाल कर दिया। उन्होंने अपना इजलास भी बुला लिया। अब उसके बाद वो ये राय रखते हैं कि जो कुछ हुआ है, चूंकि वो वज़ीर आला बरकरार हैं, और अगर वो वज़ीर आला बरकरार हैं तो फिर अगला इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, ये से वो मीनिंग ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप इसको आईनी तौर पर कैसे जस्टिफाई करते हैं राना मशहूर साहब? देखें, आइन की जब बात की जाए ना, तो आज गवर्नर साहब के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। उसकी रीजन क्या है? क्या यहाँ पे तो बच्चों का खेल हो रहा है? गवर्नर सरवर जब थे, उनके पास जब ये रेजिग्नेशन आया, उसके अंदर उनके सामने उस्मान बुज़दार साहब खुद बैठे, वहां पे गवर्नर हाउस का स्टाफ मौजूद था, वहां पे उस वक्त के सिटिंग मिनिस्टर्स मौजूद थे, मतलब जिसमें महमूदुर रशीद साहब और बाकी लोग मौजूद थे, और उनके सामने उनसे सवाल पूछा गया कि ये आप अपने खुद इस्तीफा दे रहे हैं? तो कहा कि जी मैं बिल्कुल खुद इस्तीफा दे रहा हूं। और उसके बाद वो इस्तीफा ना सिर्फ एक्सेप्ट हुआ, सदर के पास गया, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसके जारी होने के बाद ही न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का सही है। लेकिन इस पर पहला एतराज तो सर आपकी पार्टी की तरफ से लगा था ना, ख्वाजा साद रफीक साहब ने एतराज उठाया था कि जी इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, तो ये इस्तीफा तो बनता ही नहीं है। वो अलग बात है कि फिर सियासी हालात तब्दील हुए तो आपने इसको परसू करना छोड़ दिया, लेकिन एतराज आपका भी यही था कि ये वज़ीर आज़म को क्यों एड्रेस किया गया, गवर्नर को क्यों नहीं एड्रेस किया गया, और ये हैंड रिटन क्यों नहीं है? ये एतराज हमने पंजाब असेंबली में उठाया था। हमने जब ये इनका आया तो हमने वहां पर एतराज उठाया कि जी ये तो सदर के पास गया नहीं। उसके ऊपर फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये जो है गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने ही इसको टेकअप किया, गवर्नर के पास ही ये सारे बैठे, और फिर उसके बाद अगली बात क्या हुई कि ये हाई कोर्ट के अंदर भी टेकअप हुआ। जब ये सारा प्रोसेस हो गया और इसका वजीर आला का इस्तीफा हो गया, उसके बाद वजीर आला का इंतखाब हुकूमत ने जो है उसका प्रोसेस शुरू किया सारा, उस वक्त की हुकूमत ने। और उस प्रोसेस को जब हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने चैलेंज किया, जब ये हालात बदले, तो हाई कोर्ट ने पहले तो 1 मिलियन का जुर्माना किया, 10 लाख का जिसने ये फाइल किया था, और उन्होंने कहा कि अब वो इस्तीफा जो है वो मंजूर हो चुका हुआ है, तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो है रिजाइन कर चुके हैं, तो अब आप वापस भी जा सकते हैं। आखिर में ये बता दें कि आपकी जो काबीना बनेगी उससे हल्फ कौन लेगा?
देखें, मेरा तो ख्याल है कि इनको अब शर्म आनी चाहिए और इनको कम से कम थोड़ी बहुत ग्रेस दिखानी चाहिए। नहीं दिखाएंगे तो जिस तरह आज कोई भी गवर्नर की जब नहीं है, वो इंडिस्पेंसेबल है और वो नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पे कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है, उस वक्त देखेंगे और कोई ना कोई अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। लगता है कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा अदालतों के पास इस मामले के लिए। अब 2-3 चीज़ें मुजाहिद बरेलवी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कह दिया कि इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं या नहीं, मैं अभी फैसला करूँगा। और दूसरा, राजा बशारत साहब जो हैं वो उन्होंने भी कहा है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। राना मशहूर साहब की बात भी बरेलवी साहब आपने सुन ली है। तो इन तमाम चीज़ों का ज़रा अहाता कर दीजिएगा अपने तज्ज़िये में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ शाह खावर साहब भी मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं। लेकिन मैं पहले मुजाहिद बरेलवी साहब के पास जाऊंगा। बरेलवी साहब, एक तो अभी हम आज जो कुछ पंजाब में हुआ है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी राय उस पर ज़रूर दीजिएगा, सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ। लेकिन साथ ही साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज कहा है, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़े मंगवा लिए हैं, मैं उसको देखूंगा वो कानूनी तरीके से पेश किए गए हैं नहीं पेश किए गए। क्या कहा है परवेज़ अशरफ साहब ने, ज़रा सुन लीजिए। आइन और कानून की पाबंदी करेंगे तो हर इदारा जो है वो मजबूत भी होगा, मजबूत भी होगा, मुस्तहकम भी होगा और आगे भी बढ़ेगा और मसाइल भी नहीं पैदा। जो इस्तीफे आए हैं उनको तो कबूल कर लिया जाएगा। जो उससे हटकर आए हैं या जिसमें शकूक हैं, उन लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किस वक्त इलेक्शन का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन ऐलान करे या वो मामलात को सामने रखकर जो भी फैसला करेगा, लेकिन एक खास टाइम फ्रेम के बाद तो आप आगे नहीं जा सकते। बरेलवी साहब, क्या बज़ाहिर ये लगता है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे और ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, ना बलदियाती इंतखाबात में जाना, ज़मीनी इंतखाबात में जाना पड़ेगा, जैसे कि 2014 में हुआ था, इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए और असम्बली चलती रही? देखो, मुझे इल्म नहीं कि राना साहब अपनी बात कहकर चले गए। अब अहमद बिलाल साहब हैं, वो तो अथॉरिटी हैं आइन पर और इलेक्शन कमीशन पर, इनसे मैं क्या गुफ्तगू करता। लेकिन ये मैं ज़रूर उनसे पूछता कि ये जो क्लॉज आई थी 163, और आपको इल्म नहीं कि किस तरीके से नून में से काफ लीग निकल गई थी? क्या इनको इल्म नहीं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बने? तो जिस तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासी वफादारियां तब्दील करती रही या पार्टियों के को खरीदो फरोख्त होती रही, उसके बाद मीसाक जमहूरियत में खुद मियां नवाज शरीफ इन पार्टियों ने तय करा था कि हम जो पार्टी के खिलाफ वर्जी करेगा हम उसे नहीं रखेंगे। अब इन्हें आज ये सूट कर रहा है कि 20 और 22 लोग वफादारी छोड़कर इनकी हुकूमत बनाने में हो गए, तो अब दुरुस्त हुआ। और अफसोसनाक अमर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दे देता है और कोर्टों की भी माजरत के साथ, बहुत फिर माजरत के साथ, अगर कोई मिसाली किरदार होता ना तो ऐसा नहीं था। मैं बार बार दोहराता हूँ, एक जमाने में कहा गया था कि लाहौर की वज़ीर आज़म के लिए एक फैसला, लड़काने की वज़ीर आज़म के लिए दूसरा फैसला। ये जो लाहौर हाई कोर्टों के, इससे पहले जो मियाँ साहब को ही देख लीजिए ना, 2/3 मेजोरिटी थी, सारी जिंदगी के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया था। अब आप उन्हें पासपोर्ट करके बुला रहे हैं ना, किस तरीके से वो गए थे। तो ये अदालतों को ये आपने क्या सहीफा है जो लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि स्पीकर वहां से आए और आके जो है वो कहीं किसी ना तरह तो आईनी बुरहान खत्म करना था। अब इसी तरीके से होगा, कल कोयटा में करेंगे, कराची में करेंगे, हर बार स्पीकर को बुलाएंगे। अब आप फिर बेहतर है कि चीफ जस्टिस से करवा लेते ना, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेल्प ले लेते। ये तो नहीं है ना कि सॉरी टू से अदालतों में ये आर्गूमेंट अब हो रहा है और उठेगा सवाल ये कि आप अपनी मर्जी से तो फैसले नहीं कर सकते ना। बस बुनियादी सवाल ये है कि जो लोग अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं, ये शर्मनाक बात है। जिस तरीके से मैंने कहा ना, इमरान खान को उस दिन इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए था जब 22 लोग उनको छोड़ के गए थे। उन्हें ये बैसाखियां नहीं लेनी थी जो MKM की और बाप की और बुक्टी की और पता नहीं कितनों की और 17 की, उन्हीं पर कायम थी ना गवर्नमेंट। अब इनकी गवर्नमेंट 174 किस पे कायम है? वही है ना 17, वो जिन्होंने इमरान खान को दी थी वो बैसाखी इन्हें दे दी। अब इन्हें सूट कर रहा है तो ये हमें कानून बता रहे हैं। हमने तारीख में नहीं देखा ये किस तरह हुआ है। तो इस तरह तो ना करे ना कि जब आपको सूट करे अदलिया तो आप कहें बहुत अच्छा, और नहीं हो तो आप उसको जूते मारने चले जाएं वहां पर सुप्रीम कोर्ट के। ये दरअसल आप नए जो कम्युनिटी से लोग फायदा उठाते हैं और कह के चले जाते हैं। राना मशहूर साहब आए ना, हम फिर हम करेंगे पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो,
जी 63A की जो तशरीह उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जी ये डिफेक्शन क्लॉज लगती तो है, लेकिन इन खास हालात में कि जब मुल्क के 74 साल तारीख की बदतरीन मुआशी सूरत हाल हो गई थी और महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई थी, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी जरूर देखेगा जो है वो 20 रुपया मन आटा जालिब साहब ने लिखा था अयूब खान के जमाने में, क्या अयूब खान महंगाई की वजह से गए थे? वो किस तरह गए थे सबको पता है कि याहिया खान को बता देके गए थे। क्या भुट्टो साहब की निज़ाम मुस्तफा की वजह से गवर्नमेंट गई थी? क्या बाद में जो है ये आपके चौधरी कोटों की वजह से मुशर्रफ गया था? ये जो बाद में या मियाँ साहब जो है, महंगाई जनाब छोड़िए, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको भी पता है क्या महंगाई कम हो गई 10 दिन में? महंगाई इशू नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इवन स्ट्रीट पावर से भी गवर्नमेंट नहीं आती, ये एस्टेब्लिशमेंट के जो, मैं फिर उसकी वजाहत नहीं करूंगा, गार्डेड लफ्ज में कहूंगा, तवील अरसे तारीख है। पहले तो खैर खुद बूटों की चापें सुनाई देने लगती थी, अब जरा दूसरे तरीके से इस तरह किया जाता है। एक मैंने से पूछा बलूचिस्तान के, कहना अभी तक कॉल नहीं आई। मैंने कहा भाई क्या कॉल आती थी? तो उन्होंने जुमानी बात की कि कॉल नहीं आई थी। मतलब ये कि जनाब अगर तुम्हें कुछ लेना लवाना ले लो अगले इलेक्शन के लिए। तो ये जो जिस तरीके से अदालतों के जरिए आप सियासी फैसले करवा रहे हैं, इसके आगे चलकर बहुत नुकसान पैदा होंगे। ये ऐसे ही है कि हमारे पिलडेट के अहमद बिलाल साहब महबूब साहब मौजूद हैं, इनका इदारा है, लेकिन ये कोई फैसले थोड़ी करवा देंगे, ये डिसीजन कोई थोड़ी दे देंगे। ये तो रिपोर्टें देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, गाइड करते हैं, फैसले तो नहीं देंगे ना इलेक्शन कमीशन को या पार्लियामेंट को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक और चीज़ में अहमद बिलाल महबूब साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए, अभी जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बाय एंड लार्ज ऐसा लगता है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किए गए हैं, लेकिन एक और दलील परवेज़ इलाही साहब की ये है कि वो कहते हैं कि दूसरा उम्मीदवार था, यानी वो अपने बारे में कहते हैं, वो तो मौजूद ही नहीं था क्योंकि वो ज़ख्मी होकर हॉल से बाहर जा चुका था। तो उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में इलेक्शन कैसे हो गया? आपके ख्याल में ये एक आईनी नुक्ता है जो वो उठा रहे हैं, या इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में भी हो सकता था? जी कानूनी तौर पे तो खैर उम्मीदवार की मौजूदगी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन हकीकत यह है कि पीटीआई और उनके एलाइज ने इंतखाब शुरू होने से पहले, जब इंतखाब शुरू हुआ और डिप्टी स्पीकर ने उसकी अनाउंसमेंट की, जब हॉल के अंदर कोई थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त पैदा हुआ, तो फिर पीटीआई और उसके एलाइज ने वॉकआउट कर लिया। वो सारे मेंबर उठ के बाहर चले गए और उससे ज़रा पहले परवेज़ इलाही साहब भी बाहर चले गए थे। तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं था, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो पीटीआई वाले लोग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले डिप्टी स्पीकर साहब के बाल भी खींचे थे। लेकिन फिर अचानक एक मकाम पे आके उन्हें महसूस हुआ कि अब उनको वॉकआउट ही कर लेना चाहिए, तो वो वॉकआउट हो गया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई कानूनी तकाजे मुतासर होते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह नाम पुकारा गया, एक एक करके वो गए, वो ऐसा अपनी लॉबी में गए, उनके नाम रजिस्टर किए गए, असेंबली का स्टाफ वहाँ मौजूद था। तो वो जो तमाम उसके शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है तरीक़ेकार इलेक्शन का, वो तो पूरा फॉलो हुआ। फरमा दीजिए आपकी क्या राय है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि स्पीकर हल्फ लेने आए, अब इसको इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए हैं अजहर सिद्दीक साहब, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो कहते हैं कि जी ये गैर कानूनी ऑर्डर है, स्पीकर कैसे हल्फ ले सकता है एक नए चीफ मिनिस्टर का? देखिए ये तो अब अदालत खुद फरमाएगी कि वो उसके ऊपर फैसला करेगी, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील हुई है। लेकिन इस वक्त सवाल ये था कि जो जिनका नाम लिखा हुआ है हमारे दस्तूर में कि वो हल्फ दिलाएंगे, यानी गवर्नर साहब, या फिर वो अपना कोई एक नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, तो वो तो उसके लिए तैयार नहीं थे। बार बार अदालत आलिया की तरफ से तजवीज़ पेश की गई, एडवाइस दी गई, सजेशन दी गई कि आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। सदर ममलकत को भी कहा गया। जब ये नहीं हो रहा था तो फिर उसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए अदालत आलिया ने इन इट्स ओन विजडम, मुझे नहीं पता कि क्यों स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा और क्यों चीफ जस्टिस साहब को नहीं कहा या क्यों किसी और को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उनको कहा। तो इसका तो इंट्रा कोर्ट अपील में ही वो एक्सप्लेनेशन आएगी कि वो किस हद तक दुरुस्त था। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इस वक्त किसी न किसी को इस वैक्यूम को फिल करना था। ये नहीं हो सकता था कि एक आदमी इलेक्ट होकर बैठा हुआ है और वैक्यूम पड़ा हुआ है और वो कोई उसको हल्फ नहीं दे रहा है। राइट सर, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता था कि जो इस वक्त पंजाब में हो रहा था और जिस तरह एक हुकूमत को फिजिकली उसकी खत्म की गई मेजॉरिटी और एक को मेजॉरिटी दी गई कि भाई आप दोनों जो है मेजॉरिटी नहीं रखते,
वो इलेक्शन कमीशन को तजवीज करते कि आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। फिर सॉरी टू से फिर ये सवाल उठेगा, फिर कंट्रोवर्सी बनेगी। ये जा सकते थे, कहते थे हम इस पर नहीं बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन तय करे, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। और आप ये देखिएगा कि ये नए इलेक्शन का मुतालबा ये बढ़ेगा, और गालिबन यही नारा है इमरान खान जो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो लोग उनकी इस तरह सुन रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि इसके जरिए वो जलसे के जरिए वो इलेक्शन करा लेंगे या हुकूमत की तब्दील कर लेंगे। उनकी कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी भी ले लें। मैं चाहूंगा जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये हुकूमत बनी थी इस वक्त मौजूदा हुकूमत, तो उसने कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाइयों में नहीं जाएंगे, लेकिन जो एजेंडा रखते हैं इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब, वो ये समझते हैं कि जो चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं उस पर वो समझते हैं कि ये मुकदमात कायम हो सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ज़रा इस पर अपनी राय कीजिएगा बरेलवी साहब। देखते हैं क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह खबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह खबर साहब, आज राजा बशारत साहब ने भी ये राय दी और भी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि जो आज हल्फ हुआ है नए चीफ मिनिस्टर का, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप इसकी कानूनी हैसियत को किस तरह से देखते हैं, है या नहीं है? देखिए, बातचीत जब इस तरह का एक आईनी क्राइसिस आ जाए और कोई रास्ता ना मिल रहा हो और आइन की जो है हर शख्स या हर इदारा जो है वो अपने अपने तौर पर उसकी तशरीह कर रहा हो, तो फिर आइन ने खुद ये इख्तियार जो है वो अदलिया को दिया हुआ है, सुपीरियर जुडिशरी को, कि आइन या कानून की किसी भी शिक की तशरीह जो है या वो हाई कोर्ट कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी हुआ, ये एक जो डेड लॉक क्रिएट हुआ था, उसमें हाई कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बर वक्त और बिल्कुल जो है वो दुरुस्त जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है और सूबे को जो है एक क्राइसिस से निकाल दिया। तो आपके ख्याल में वो स्पीकर को भी कह सकते थे, वो किसी वज़ीर कानून को भी कह सकते थे, किसी और शख्स को भी कह सकते थे, ये अदालत का इख्तियार है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर दे हल्फ लेने के लिए? वैसे तो ये इख्तियार जो है ये तो गवर्नर का है या प्रेसिडेंट का है जी, कि जब गवर्नर किसी वजह से जो है वो हल्फ ना ले सकता हो, वो बीमार हो या मुल्क से बाहर हो, या तो उसके बाद फिर सदर मुमलिकत जो है वो किसी भी शख्स को नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन जब वो हाई कोर्ट ने उनको भी देखा और उनसे भी ये तवक्को की कि आप किसी की जो है वो किसी को नामजद कर दें, और जब वो नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट के पास तो और कोई चारा नहीं था। ठीक है, राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, बरेलवी साहब जरा इस पर राय दे दीजिएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इंटीरियर वो रिकॉर्ड पे है कि किस तरह से जो है वो यहाँ से मनसूबाबंदी की गई, बल्कि उस मनसूबाबंदी को जो है वो कोई मख्फी भी नहीं रखा गया। बाकायदा तौर पे जो कहा गया कि जी देखिएगा जो है वो कल को वहाँ पे इनके साथ जो है वो क्या सलूक होता है। अगर मैं चाहूँ तो ये झीदा टल्ली साहब की टल्ली जो है ये बड़े अच्छे अंदाज से खड़काई जा सकती है, लेकिन हम ये चाहते नहीं, इनका घर से निकलना। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तमाम मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।